अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी रिकॉर्डिंग वेव्स पार्ट 2। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी लास्ट रिकॉर्डिंग में। एज सच कोई मिस्टेक नहीं थी, बस ये थी कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स रियली रियली फास्ट। तो ये 9 की जगह जो है ना, ये 12 था आंसर। एंड सिमिलरली फिर जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे 12 डालेंगे, ठीक है। सो 12 एंड देन 12 एंड देन 12 डिवाइड बाय 4 एंड देन यू वुड गेट योर आंसर एज, मे बी यू कैन राइट इट एज 3.0 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ये इस तरह से होना था। बस वो एक मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी करने में। ऑब्वियसली जाहिर बात है, आपको पता होगा कि मैं काफी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट दीज टू बी स्मॉल नॉट टू लॉन्ग। ठीक है, तो बहरहाल बस इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी तो सब कुछ सही था। राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेव्स पार्ट 2। ठीक है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल तो बेटा क्या कर रहे हो, बेटा है जिंदगी में क्या कर रहे हो? तो शाबाश, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से आ जाओ एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Okay, so today what we want to cover is Doppler's effect, ठीक है, and we're also going to cover diffraction and इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कवर करेंगे और पोलराइजेशन को कवर करके पूरा आपका वेव्स का जो ये टॉपिक है, चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट वीडियो विल देन बी सुपरपोजिशन। अच्छा, सो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन हमने याद करनी है। क्या कहते हैं? चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी हमारे सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, उसकी वजह से ना हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो चेंज हो सकती है। सो उस चेंज को, उस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा जब आप गाड़ी में बैठे हुए और कोई एम्बुलेंस जो है वो करीब से गुजरे, तो जब वो आपके करीब आ रही होती है तो आपको आवाज ऐसी सुनाई देती है, टू, और जब आपसे दूर जाती है तो यू हियर इट लाइक दिस, टू। सो दिस इफेक्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एम्बुलेंस तो वही एक ही फ्रीक्वेंसी बना रही थी ना, वो टू बना रही थी। अभी आपको क्यों जल्दी जल्दी कभी टू टू सुनाई दे रहा है, कभी जो है वो बहुत आपको स्लो जो है वो सुनाई दे रहा है। सो दैट इज प्राइमरली ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास जो सबसे पहला वाला केस आ जाता है वो ये आ जाता है कि भाई देखो, लेट्स सपोज वी हैव एन एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस के ऊपर एक सायरन लगा हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है 1200 हर्ट्ज की। ठीक है, दिस एम्बुलेंस इज करंटली स्टेशनरी। सो जब हमारी एम्बुलेंस क्या होगी? स्टेशनरी होगी, यानी जब हमारी सोर्स जो आवाज प्रोड्यूस कर रही है वो स्टेशनरी होगी, तो ऑब्जर्वर क्या हियर करेगा? ऑब्जर्वर विल हियर एफ एस, विच इज 1200 हर्ट्ज। यानी अगर एक एम्बुलेंस आपके साइड में खड़ी हुई है, और खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, ठीक है, चाहे वो आपसे करीब हो चाहे आपसे वो दूर हो, थोड़ा उससे करीब से या दूर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ता है इस वेलोसिटी से। तो एज लॉन्ग एज द एम्बुलेंस इज स्टेशनरी, ठीक है जी, तो आपको क्या होगा? आपको जो है वो 1200 हर्ट्ज जो वो फ्रीक्वेंसी बना रही होगी वो ही आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर यही एम्बुलेंस अब आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है विद 2 मीटर पर सेकेंड, सो नाउ यू विल हियर अ हायर फ्रीक्वेंसी। ये आपने याद करना है, ठीक है। ये एम्बुलेंस वाली एग्जांपल दिमाग में रखो। सबने एक्सपीरियंस करा होगा अपनी गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए एम्बुलेंस करीब आ रही है तो टू 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 जल्दी, ऐसा लगता है बहुत जल्दी जल्दी टू टू हो रही, और जब दूर जाती है तो ऐसा लगता है टू, कि यार बिल्कुल ही जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल ही स्लो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना है कि अप्रोच वाली केस में, अप्रोच में हमारे पास जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है देन आर सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारी अप्रोच वाली केस में हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हायर होगी देन दी सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्या होगा? ऑब्जर्वर इज गोइंग टू हियर द फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला ये है। दिस इज द डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। एक्चुअली होता ये है प्लस माइनस, लेकिन अगर मैं अप्रोच वाली केस की बात करूं तो अप्रोच वाली केस में क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होती है देन सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो अगर मुझे एफओ निकालना है, वी की वैल्यू क्या है? वी इज द स्पीड ऑफ वट एवर वेव यू आर कंसिडरिंग इन द मीडियम। तो अभी क्योंकि मैं साउंड वेव ले रहा हूं, तो साउंड वेव की हवा में जो स्पीड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। सो आई विल टेक 330 अबव, देन वंस अगेन 330। वीएस क्या है? ये 2 है, क्योंकि एम्बुलेंस 2 से आ रही है, और जो है वो मेरी सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरी सोर्स फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है, तो मैंने 1200 क्या कर दिया यहां पे? मल्टीप्लाई कर दिया है। सो लेट्स कैलकुलेट। सो 330 ओवर 330 माइनस 2 इंटू 1200। सो वी आर गेटिंग एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ 1207 हर्ट्ज। यानी आपको तकरीबन 1207 हर्ट्ज जो है वो क्या करेंगे? सुनने को मिलेंगे। अभी राउंडिंग ऑफ पे इतना फोकस नहीं कर रहा, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, अप्रोच में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हायर हो जाती है, और कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करेंगे? हम माइनस इस्तेमाल करेंगे अप्रोच वाली केस। हाँ, जब हमारी सेपरेशन हो रही है, सो व्हेन वी हैव गॉट अ सेपरेशन, क्योंकि अब देखो अब हमारी एम्बुलेंस क्या जा रही है? हमसे दूर जा रही है।
तो सेपरेशन वाली केस में जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन हमारी सोर्स फ्रीक्वेंसी जाएगी, राइट? जस्ट लाइक यू एक्सपीरियंस, तो स्लो हो गई ना, कम हो गई फ्रीक्वेंसी, तो ये आपसे अब दूर जा रही है। तो आप क्या कर लोगे, आप जो है वो अब अपनी अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डॉपलर इफेक्ट वही रहेगा, बस अब हम उसका प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। प्लस वाला क्या बता रहा है, मतलब बेसिकली क्योंकि हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को बड़ा करना है तो हमें डिनोमिनेटर में प्लस लेना पड़ता है, ठीक है। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आप एफओ ले लो, वी की जगह क्या डाल दोगे 330, फिर नीचे वंस अगेन 330, अब वीएस सिंपली बस एड अप हो जाएगा और 1200 एज इट इज आ गया, ठीक है। बस अब सेपरेशन और अप्रोच वाली केस में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी आपको वैल्यूज प्लग इन करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। बस वैल्यूज प्लग इन करनी आ गई है और ये पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना, इट्स एज इजी एज दैट। सो ये मेरे पास 1193 तकरीबन हर्ट्ज जो है वो मेरे पास ये आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि सेपरेशन वाली केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम आ रही है और अप्रोच वाली केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा डॉपलर इफेक्ट है, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लेबल किया हुआ है कौन सी चीज क्या होती है, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो के यहाँ पे क्या चीज क्या है तो वो यहाँ से देख के इस की को देख के कर सके, मैंने ऊपर वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, now there is something very important to understand and this is a thing that majority of the people and students get wrong, ठीक है, even teachers also get wrong. A lot of the people think that the Doppler effect depends upon the distance between the source and the observer. That is wrong. डिस्टेंस का कोई लेन देन नहीं है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ इन द डॉपलर इफेक्ट। आप फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में कहीं डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितना करीब है या आप कितना दूर है। सो डिस्टेंस से नहीं आपने कभी भी कंसिडरेशन करी। अब मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि यार ये बेटा एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे 5 मीटर है, या मैं आपको ये तो नहीं बताया कि ये 100 मीटर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एम्बुलेंस मुझसे 100 मीटर करीब है, 5 मीटर करीब है, क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा, वो मेरी तरफ किस वेलोसिटी से आ रही है और जो है वो मेरी तरफ आ रही है ये मुझसे दूर जा रही है, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द डिस्टेंस डज नॉट मैटर फॉर द डॉपलर इफेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार ना एग्जामिनर आपको ये सवाल देगा या आपसे पूछ सकता है कि भाई आपकी जो सोर्स है वो 2 मीटर पर सेकेंड की से क्या कर रही है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जरा ये बता दो फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। तो बेटा आपने ये समझना है कि भाई देखो, एज लॉन्ग एज दिस 2 मीटर पर सेकेंड इज अ कांस्टेंट, then our source, then our observed frequency is also going to be constant, right? आप ऊपर फॉर्मूला में जाके देख लो, अगर मैं इस दर ए की वैल्यू डालूंगा तो मुझे आंसर एक ही मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल सकूं, 2 भी डालूं, 3 भी डालूं, 4 डालूं, नहीं, एक दफा कैलकुलेशन करूंगा एक ही चीज जाएगी। तो बात यह है कि इस फॉर्मूला में क्या जाता है, इस फॉर्मूला में वेलोसिटी जाता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले मेरा डिस्टेंस 10 था, फिर कम होके 8 हो गया, फिर कम होके 6 हो गया, या जो है वो 4 हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस बात से पड़ रहा है, इस बात से पड़ रहा है। तो एज लॉन्ग एज इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आप हमेशा यहाँ पे 2 ही डालोगे, तो आपके पास हमेशा जो है वो क्या आएगा, आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी सोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस के एतबार से डॉपलर इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी विल चेंज व्हेन वेलोसिटी चेंजेस। जब आपकी सोर्स वेलोसिटी चेंज करेगी सिर्फ तभी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, वरना इसके अलावा आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी एज लॉन्ग एज योर सोर्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है सोर्स इमिट कर रही है साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफएस, ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, फिर ऑब्जर्वर को पास कर जाती है और मूव करती है डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और आपकी सोर्स वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये वाला आंसर सिलेक्ट करेंगे, वो कहेंगे यार देखें सर करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, तो क्योंकि मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है तो मेरी, सॉरी ये वाला नहीं करेंगे, माय बैड, बहुत सारे बच्चे ये वाला करेंगे, दिस वन, they're going to do D, because look what's going to happen, you're going to say acha this is the observer and this is your source. First it was traveling with some velocity v towards you and then it was traveling away from you with some velocity v, so they're going to say sir देखिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है, देखिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है, सो देयरफॉर क्या होगा, मेरी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले हायर स्टार्ट होगी, फिर सोर्स फ्रीक्वेंसी पे जाएगी, और फिर जब मेरा सेपरेशन वाला केस में तब्दील हो जाएगा तो वो फिर कम होती जाएगी। दिस इज रॉन्ग, डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं, डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं भाई, ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी।
ये कांस्टेंट है, तो इसका वंस अगेन मतलब ये कि सेपरेशन के वक्त भी आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। सो ग्राफ जो होगा वो एक्चुअली ऐसा होगा, बी वाला हमारा ग्राफ होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। जब वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो मेरा जो है वो क्या कहते हैं, मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकती, सही है। तो एज लॉन्ग एज द एम्बुलेंस वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मी विद द सेम वेलोसिटी, मुझे हायर फ्रीक्वेंसी मिलती गई। एक पॉइंट आएगा जब उसने मुझे क्रॉस किया, तो फिर सेपरेशन वाली केस में तब्दील हो जाएगा। सेपरेशन वाली केस में फिर मुझे एक लोअर फ्रीक्वेंसी सुनने को मिल जाएगी। I will hear a lower frequency than the source frequency. That's it. It's not going to be a case like this. D is wrong. ठीक है जी, D is wrong. डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता डॉपलर इफेक्ट को, इस बात को दिमाग में बिठा लो, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, एक ये सवाल है, अब ये एक इंपॉर्टेंट केस है। दिस इज लाइक व्हाट हैपेंस या व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इसको क्लियरली कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो क्या लिखा हुआ है, अ चाइल्ड सिट्स ऑन अ मेरी गो राउंड एंड कंटिन्यूअसली ब्लोज अ व्हिसल प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 950 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द सोर्स, सो वी आर गोइंग टू से दिस इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी। The speed of sound in air is 330 meter per second. So we're going to say, okay, this is the velocity of the wave in the medium. The child moves around the circle at a constant speed of 7.5. Okay. So जो हमारी सोर्स है, वो सोर्स जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है अराउंड द सर्कल, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, 7.5 रह रही है। Now below is the diagram along with 4 points marked in a circle. A distant observer hears the sound. So we have a distant observer over here. और ये इस तरह से हमारा जो ये चाइल्ड है यहाँ पे वाला, ये क्या कर रहा है, ये ना इसके अंदर ये सर्कल में घूम रहा है। इन्होंने हमारे लिए 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए गए, और हमें एक पॉइंट यहाँ पे बता दिया गया है कि बी पे जो है वो हम टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे हम, हमारा चाइल्ड जो था वो बी पे था, और उसकी वेलोसिटी इस तरह से बन रही है टेंजेंशियल, राइट। सिमिलरली यू कैन मार्क द टेंजेंशियल वेलोसिटीज एट दीज पॉइंट्स। जाहिर बात है ये इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ जा रहा होगा, और इस पॉइंट पे इधर की तरफ जा रहा होगा, राइट, बिकॉज ही इज रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है। सो मैंने एंटी क्लॉकवाइज की एरोज लेके मैंने मार्क कर दी। अब क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन इज इट हर्ड। सो आउट ऑफ दीज 4 केसेस which case is the approach wali case? You can clearly see this is the approach wali case because that is the case when I'm going towards the observer. So definitely the highest frequency is going to be heard at the position B. तो हम इसको 1 को सॉल्व करेंगे पोजीशन B को रख के। So FO will equal to V over V minus VS FS. एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी याद रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, देखो इस सर्कल में अप्रोच भी हो रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है, तो जाहिर बात है हमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें अप्रोच के वक्त मिलेगी। तो FO will equal to V over V minus VS FS. So we can now plug in FO मुझे निकालना है, V मुझे दिया हुआ था 330 दिया हुआ था, आई बिलीव 330 डिवाइड बाय 330 माइनस VS क्या था 7.5 था, सो लेट्स टेक 7.5, और सोर्स फ्रीक्वेंसी मेरे पास मेरी 950 हर्ट्ज थी, सो आई टेक दैट। सो क्या आ गया मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 330 over 330 minus 7.5 and then into 950. So we are getting a 972 hertz. So over here, the observed frequency is going to be a 972 hertz because we are approaching at this case. ठीक है जी, तो हम ये लिख लेते हैं 972 hertz is the answer and it will be heard when child is at position B. Then determine the lowest frequency. Lowest frequency कब हियर होगी, जब हम सेपरेशन वाली केस में होंगे, राइट, बिकॉज जब दूर जाते हैं हम तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो दिस इज सेपरेशन वाली केस। सो एट द पोजीशन डी नाउ आई विल सॉल्व, एंड सिर्फ सेपरेशन हो रही है तो बस मुझे अपना फॉर्मूला ही चेंज करना पड़ेगा। तो FO विल इक्वल टू V over V प्लस VS FS। तो ये क्या बन जाएगा, FO विल इक्वल टू 330 over 330 plus 7.5 and then 950, and you will get the answer. So we're going to 330 divided by 330 plus 7.5 and then 950. So we are getting approximately let's say 929 hertz. ठीक है। अच्छा बहरहाल इसको राउंड ऑफ भी हम करेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है, मुझे 2 सिग्निफिकेंट दिया था, 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं। मैं इसको 970 कर लेता हूं और मैं इसको 930 कर लेता हूं, ठीक है। मैंने इनको 2 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लिया, और बाकी ये है
ये जो है वो ये कहां पे हियर होगी, इट विल बी हर्ड व्हेन चाइल्ड इज एट पोजीशन डी। जब वो पोजीशन डी पे होगा तो इट विल बी हर्ड देन, राइट नाउ। तो अब हमें ये पता लग गया कि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कहां होगी और हमारी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कहां होगी, वो मैंने दोनों क्या कर लिए, मार्क कर लिए। सब सवाल ये आता है कि यार यहां पे क्या होगा। लुक, द डिस्टेंट ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट। एट दिस पोजीशन आर यू गोइंग टुवर्ड्स द राइट और आर यू गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट? You're going nowhere. You're going upwards. Upward is not rightward or leftward. So that means that at this position, you have no relative velocity in the direction of in the horizontal direction. क्योंकि horizontally दूर है ना हमारा distant observer मौजूद, क्योंकि मेरे पास अभी एक vertical velocity है। तो vertical velocity होने का मतलब ये कि मेरे horizontal direction में पास कोई भी velocity नहीं है। So there is no relative motion between source and observer at this point. So I will hear the source frequency at this point. Similarly, I will hear the source frequency at this point because I am going downward. मैं ऊपर नीचे, मैं rightward leftward नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इस वक्त rightward जा रहा था तो मैंने इसको अप्रोच ले लिया, मैं इस वक्त leftward जा रहा था तो मैंने इसको सेपरेशन ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स में ना मैं rightward जा रहा हूं ना leftward जा रहा हूं। सो इसका मतलब ये है कि मेरा कोई relative motion नहीं है between observer and source. So therefore I'll say that this is going to be the source frequency, right? Now they're saying draw the variation in the observed frequency with respect to time. So let's draw that. ठीक है जी, so 3 को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब what am I going to do is I'm going to draw the axis and going to draw them like this. ठीक है, I'm going to say frequency hertz, FO लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और जो है वो मैं जो हूं ना इधर जो है वो टाइम लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है समझने की, देखो ये सपोज कर लेते हैं ये मेरी जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है ना वो ये वाली लाइन है। दिस इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी लाइन दैट इज 950 हर्ट्ज। And let's say this value is your 970 hertz, ठीक है, and this value is your 930। सही है बेटा। अब देखो हम टाइम t equals to 0 पे b पे थे, यानी इसका मतलब ये कि at this point I will be hearing the maximum frequency that is 970। तो इसका मतलब ये टाइम t equals to 0 पे मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही हो, है ना। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहा चला गया, मैं अपनी सोर्स फ्रीक्वेंसी वाली पॉइंट पे पहुंच गया, यानी मुझे इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी सुनने को मिल रही होगी वो सोर्स फ्रीक्वेंसी वाली मिल रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं जो हूं वो सेपरेशन वाली केस में चला गया, 930 पे आ गया। सो 930 पे आ गया मैं। फिर दोबारा से सोर्स फ्रीक्वेंसी, सो आई विल राइट द सोर्स फ्रीक्वेंसी वंस अगेन, देन देन सोर्स फ्रीक्वेंसी के बाद देन वंस अगेन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। So we're going to get the maximum frequency. And by now you would have seen the variation. The variation is going to look like something like this. And if I were to mark the points, look, this is point D. ठीक है जी, शुरू वाला पॉइंट भी है, ये C होगा, ये D होगा, ये A होगा, ये B होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने ऑफ सेंटर मार्क कर दिया, इसको यहां मार्क कर देता हूं। तो ये दोबारा से B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, फिर A होगा, देन B होगा, एंड so on and so forth. So this is the graph that you're going to get, right? अच्छा, एक सवाल यहाँ पे किसी का आ सकता है कि सर आपने तो अभी बोला था कि जब हमारी सोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। बात ये है बेटा कि इस दफा इन ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन माय सोर्स वेलोसिटी इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। हाउ? देखो, जब मेरा चाइल्ड यहाँ पे आया हुआ होगा तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी एस के बन रही होगी, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा। सो कैन यू सी दैट दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि देखो हम सिर्फ इंटरेस्टेड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्योंकि हमारा डिस्टेंट ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टली दूर मौजूद है। सो यू कैन सी दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग, या द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज चेंजिंग, एंड सो द रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड सो द सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड सो द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गोइंग टू चेंज। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ साइनोसोडियल वेरिएशन एंड नॉट समथिंग लाइक अ स्क्वायर वेव ग्राफ, ठीक है। यू विल नॉट गेट अ स्क्वायर वेव ग्राफ लाइक दैट। सही है, तो ये भी मैंने आपके साथ क्या कर लिए, क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू कवर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस इज कह लो P1 में इसका एक एमसीक्यू तो लाजिमन आएगा, तो यहां पे आपने सब कुछ याद कर लेना है। रिमेम्बराइज एवरीथिंग ओवर हियर, जो जो लिखा हुआ है आपने ये सब याद करना होगा। दे आर अ ग्रुप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन एयर ऑल्सो। एयर में अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, और जो है वो दे डोंट नीड एनी मीडियम ट्रैवल। ये तो सबको याद होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो बेटा ये याद करना है
कि मेरे पास मेरा कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी ग्रुप ऑफ वेव्स है और इनकी एक्सपेक्टेड वेवलेंथ्स क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक ये याद कर लो स्टेटमेंट, रेजिंग मार्शियंस इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। रेजिंग मार्शियंस इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। इसमें से अब आप हर पहला लेटर उठा लो और वहां से आपको मिल जाएगा आर फॉर रेडियो वेव्स, एम फॉर माइक्रोवेव्स, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल लाइट, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरेज एंड जी फॉर गामा रेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इनको इन ऑर्डर याद कर लेना। इन ऑर्डर कैसे याद करोगे? इसके थ्रू। सही है। अब फर्दर क्या करना है बेटा, आपने ना ये वेवलेंथ्स की रेंजेस याद करनी। अब आप बोलोगे सर ये वेवलेंथ्स की रेंजेस ये मैं कैसे याद करूं, या कैसे आसानी से याद होंगी? रट्टा मारने के तो रट्टा तो आप मार लोगे, लेकिन इसको आसान तरीका है इसको याद रखने का। देखो हमारा जो है ना वो 3 का गैप चल रहा है। अगर तुम इसको क्लोजली देखोगे तो 3 का गैप है, पावर्स में 3 का गैप है। देखो 3 से 0, फिर देखो 0 से -3, देन देखो -3 से -6। सिर्फ जो एक्सेप्शन है टू दीज केसेस वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट। ठीक है जी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से वही 3 गैप चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन द प्लेलिस्ट आई हैव टॉट इट अ बिट डिफरेंटली, लेकिन मैंने जब और पास पेपर्स किए और बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, तो मैंने यार ये नोटिस किया कि यार ना ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है देन व्हाट आई हैव बीन टीचिंग बिफोर। हालांकि वो वाला भी वर्क करता है, लेकिन ये वाला ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है, आपके आंसर्स ज्यादा क्लोजली यानी ज्यादा आसानी होगी आपको। तो आप ये याद कर लो 3-3 के गैप से। आप ये याद कर लो रेडियो वेव्स 10⁻³ पे स्टार्ट करते हैं और फिर 3-3 का गैप, तो 10⁻³ से 10⁻0, फिर माइक्रो क्या होगा 0 से -3, देन इंफ्रा क्या होगा -3 से -6। अब विजिबल लाइट का याद कर लो, विजिबल लाइट सिर्फ और सिर्फ -7 पे होती है, 10⁻⁻7 पे, बहुत ही छोटा स्लिवर है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट इज -7 to -8, दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल स्लिवर। सो एक विजिबल लाइट है -7 और एक अल्ट्रावायलेट है -7 से -8। देन एक्सरेज दोबारा से 3 का गैप -8 से -11 और दोबारा से 3 का गैप 11 से -11 से -14। ठीक है, ये याद कर लो, इस तरीके से आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर फर्दर क्या करना है, आपने विजिबल लाइट वाले एरिया में ये वाली चीज भी याद करनी है। यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग। विजिबल लाइट इज एट 10⁻⁻7, बट अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं तो एग्जैक्ट रेड इज 700 नैनोमीटर्स, ग्रीन इज 550 नैनोमीटर्स एंड ब्लू इज 400 नैनोमीटर्स। ये याद करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली। तो ये याद करनी है आपने, रेड की क्या है 700, ग्रीन की क्या है 550, ब्लू की क्या है 400। अगर तुम सिर्फ ये दो भी याद कर लो तो उसको एवरेज कर लोगे, मिड मिड वैल्यू निकाल लोगे तो ग्रीन की मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, सिर्फ आखिरी की याद कर लो और एवरेज कर लोगे इनको तो ग्रीन मिल जाएगी। बाकी ये दिमाग में रखना कि 700 मीटर से अबव, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 800 नैनोमीटर की बात करूं तो 800 नैनोमीटर आपकी इंफ्रारेड कहलाएगी, और अगर मैं 400 से बिलो यानी फॉर एग्जांपल 350 नैनोमीटर की बात करूं तो 350 नैनोमीटर विल बी इन योर अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये नहीं कि 10⁻⁻6 से मैजिकली उठ के मैं 10⁻⁻7 ना, नहीं। इंफ्रारेड 10⁻⁻3 से 10⁻�7 के कुछ हिस्से में जा रहा है, पर 10⁻⁻7 से भी ये जो -7 से -8 जा रहा है, ये तो ये -7 का कुछ हिस्सा इसके अंदर। सो ये सारी कंटिन्यूअस है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ आपने याद रखनी है, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे आराम से हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। तो दीज आर जस्ट द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ्स, तो आपको इसमें क्या होगी, आसानी होगी। फिर अगर क्वेश्चन आता था कि यार मुझे एक वेवलेंथ बता दो किसी भी स्पेक्ट्रम का, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया यार मुझे जो है वो आप ही बता दो एक्सरेज की एक्सपेक्टेड वेवलेंथ क्या हो, तो आप क्या कर लो, इस वैल्यू में से कोई भी मिड वैल्यू चूज कर लो, 10⁻⁻9 या 10⁻⁻10, परफेक्ट है। आप लिख दो कि यार ये इतनी वेवलेंथ है, ये एक्सपेक्टेड है। और अगर आप आपसे बोल दें फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने वेवलेंथ याद कर ली है और आपको स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी पता है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड बाय वेवलेंथ कर लो, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सिंपल, इजी पीजी, है ना। तो आप सिर्फ वेवलेंथ याद करो, आपको फ्रीक्वेंसीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन डू द कैलकुलेशन फॉर द फ्रीक्वेंसीज। सही है बेटा, तो ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या करना है, याद करना है। अच्छा, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन की ये स्टेटमेंट याद कर लेना, अक्सर बेशतर लिखने को आ जाती है। वो आपको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल के डिस्क्राइब हाउ a wave diffracts as it hits a slit. So you will say that as the light passes through the narrow slit, it spreads into its geometric shadow. ठीक है, तो इस तरह से करके ना काफी दफा 1-2 मार्क्स के सवाल आए हुए होते हैं कि कोई आपके पास डबल स्लिट थी, उसमें से ये लाइट गई तो डायफ्रैक्ट कैसे हो रही है, या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से ये लाइट जा रही है तो फिर डायफ्रैक्ट कैसे हो रही है, या फॉर एग्जांपल कोई भी एज बोली हुई एज के क्रॉस डायफ्रैक्शन हो रही है। तो कोई भी ऐसी चीज हो तो आपने इस तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि भाई वो इस चीज में से पास थ्रू कर रही है, वो स्लिट होगी तो नैरो स्लिट लिखो, अगर एज है तो एज लिखोगे, और ये बोल दो कि ज्योमेट्रिक शैडो में पास वो स्प्रेड करे।
ज्योमेट्रिक शैडो क्या होता है, वो ये होता है कि यार देखो जैसा भी तुम लोग देखो ये वेव इस तरह से आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता यार एक बॉल है ये, तो बॉल क्या होती है, बॉल सीधा सीधा यहां से निकल जाती है ना, और अगर बॉल यहां से जा रही होती तो यहां पे आके ब्लॉक हो जाती, सिमिलरली यहां से जाती तो यहां पे आके ब्लॉक हो जाती, है ना। तो अगर मैं पार्टिकुलेट पार्टिकल की बात करूं तो पार्टिकल के पास यही तीन चॉइसेस थी, अगर वो स्लिट में से जा रहा है स्ट्रेट थ्रू तो निकल जाएगा, वरना अगर नहीं जा रहा तो फिर वो क्या करेगा, वो हिट करेगा आपकी वॉल्स को और वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस इज टेलिंग यू दैट द बॉल इज अ पार्टिकल, बट waves are not particles. Wave theory is fundamentally different from the particle theory. जब वेव एक स्लिट में से गुजरती है ना, तो ये अपने ज्योमेट्रिक शैडो में फैलना शुरू कर जाता है। ज्योमेट्रिक शैडो क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक शैडो होता है एक ऐसा रीजन जहां पे वो वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी अगर वो स्ट्रेट लाइंस में जाती। यानी असूलन तो वेव को बस यहां होना चाहिए था ना, क्योंकि बस यहीं से ही रास्ता है, लेकिन वेव्स ये नहीं दिखाती। ये वाली जो चीज है कि वेव सिर्फ इधर होती, ये पार्टिकल्स करते। पार्टिकल्स विल ओनली बी लोकलाइज्ड कि जहां पे वो स्लिट है अलाउ कर रही है जहां से। तो वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स। एक चीज होती है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स डायफ्रैक्ट नहीं होते। किसी चीज का वेव होना ना होना कैसे पता लगता है, अगर वो डायफ्रैक्ट कर रहा है। सो जब हमारी वेव डायफ्रैक्ट करेगी तो हमें पता लगेगा यार ये तो वेव है, सही है। और डायफ्रैक्शन के वक्त बस इस बात का ख्याल रखना कि आपकी वेवलेंथ चेंज नहीं करती, सही है। तो दिस इज योर वेवलेंथ एंड दीज टू आर नोन एज योर वेव फ्रंट्स। ठीक है, जब भी हम वेव को इस तरह बनाए ना, सो दिस इज योर वेव फ्रंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इज वेवलेंथ। ठीक है, तो बस इस बात का ख्याल रखना कि जब डायफ्रैक्शन दिखा रहे हो तो वेवलेंथ को चेंज नहीं करना। ठीक है, वेवलेंथ वही की वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इनफैक्ट कुछ भी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, और आपकी जो है वो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, बाकी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, तो जाहिर बात है अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको सिर्फ एक एज दे देता तो इसके अक्रॉस कैसे होती, इसके अक्रॉस ऐसे होती कि आपकी जो वेव है ना वो इस तरह से फैलना शुरू कर दी। ठीक है, वंस अगेन कीप दैट क्लियर इन योर हेड कि दैट द वेवलेंथ विल बी ड्रॉन द सेम, डोंट मेक द वेवलेंथ्स बिगर और स्मॉलर। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपने कर्व दिखाने के चक्कर में आप वो भूल गए। सही है, तो डायफ्रैक्शन हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, और ये हमें ये बताते हैं कि कोई चीज वेव है या फिर नहीं। पार्टिकल्स डायफ्रैक्शन नहीं करके दिखाएंगे, पार्टिकल्स सीधा सीधा स्लिट में से जाएंगे या तो ब्लॉक हो जाएंगे। वेव्स जो हैं वो स्लिट में से जाके फैलना शुरू करती हैं। सही है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कैसे पता है आप पार्टिकल हो, तो आप बोलोगे सर जब मैं अपने दरवाजे में से गुजरता हूं तो मैं फैलता नहीं हूं, सिंपल। ठीक है जी? लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं यार पानी का कैसे पता है कि ये पानी की वेव बन रही है, तो आप उसके सामने एक स्लिट रख दो, आपको देखिएगा वो डायफ्रैक्ट कर रही है, वो ऐसा पैटर्न दिखा रही है, तो आप बोलोगे यार ये पानी की वेव है। सही है। अच्छा, फिर ये वाली स्टेटमेंट याद रखना, डायफ्रैक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट व्हेन वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू स्लिट साइज। सो देर आस्किंग यू कि कौन सी वेव सिग्निफिकेंटली डायफ्रैक्ट होगी जब 10⁻⁻10 की मेरी स्पेसिंग हो। कभी मैंने आपको बताया कि डायफ्रैक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू स्लिट साइज, यानी ये मेरी स्लिट साइज है, तो मुझे कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए जिसकी वेवलेंथ ये हो। अभी आपने ऊपर मेरे साथ पढ़ा, ये एक्सरेज को करस्पॉन्ड करती है, because x-rays are 10⁻⁻8 to 10⁻⁻11. So this is going to be your x-rays. The answer is going to be like this. और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें इसी तरह ही काम आता है। हमने जब वेवलेंथ याद रखी होती है तो एग्जामिनर आपको सॉर्ट करने को दे सकता है, वो वेवलेंथ की रेंजेस दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी किसकी बिलोंग कर रही है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, या ऐसे सवाल आ सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई रेड ब्लू और ग्रीन लाइट का सवाल आ जाए कि भाई ये हमने, जैसे हम देखेंगे सुपर पोजिशन में, तो एक दो सवाल मैं वहां पे भी करवाऊंगा आपको, तो वहां पे भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। अच्छा, देन फाइनली द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किस चीज को कहते हैं, बेसिकली देखो यार, हमने जो ट्रांसवर्स वेव बनाई थी वो ऐसे बनाई थी। ठीक है, हमने कहा था यार अगर हमारा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है तो हमारी पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलरली इसके वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यार परपेंडिकुलर वाइब्रेट होने का मकसद ये तो नहीं है कि यार सिर्फ अप एंड डाउन होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो अगर मैं आपको बोलूं भाई ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है, और मैं आपको बोलूं यार अपनी आंख तुम यहां पे रख के देखो, लुक पुट योर आई ओवर हियर एंड सी। सो ये लाइन तुम्हें कैसे नजर आएगी, ये लाइन तुम्हें अब ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगी। यू विल स्टार्ट सीइंग इट लाइक दिस, जस्ट लाइक अ डॉट।
इट्स गोइंग टू बी अ डॉट कमिंग इनटू योर आईज। ऐसे सोचो कि यहाँ पे कोई बुलेट थी और बुलेट मैंने आपकी तरफ फायर करी, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको वो बुलेट की बस टिप नजर आ रही होगी, वो आपकी आंख में आके घुसने वाली होगी, राइट? अब देखो, परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन भी हुआ, अगर पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन जा रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ, है ना? अगर वो लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। जाहिर बात है ना, देखो कि एंड सिमिलरली ये भी देखो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी देखो, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, है ना? परपेंडिकुलर कैसे है? देखो, तुम्हारा ये डायरेक्शन है, अब इस डायरेक्शन को, अब तुम ये सपोज करो एक गोली है तुम्हारी तरफ आ रही, अगर मैं यहाँ पे एक पेपर डाल दूं तो ये गोली पेपर को कैसे फाड़ते हुए जाएगी? परपेंडिकुलर फाड़ते हुए जाएगी ना, इस पेपर में से, बीच में से फाड़ते हुए इसको बाहर निकलेगी। सो दिस होल पेपर इज परपेंडिकुलर टू द गोली, एंड सो देयरफॉर एनी वाइब्रेशन दैट कैन बी मेड इन दिस पेपर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। मैं आपके साथ कुछ डायरेक्शन बना रहा हूं, सारी नहीं बना रहा, लेकिन आप देख सकते हो कि यार देखो ये सारी की सारी परपेंडिकुलर, राइट? सो दिस इज द नोटेशन फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट की क्या है? नोटेशन है। हम क्या दिखाते हैं? हम ये दिखाते हैं कि उसमें जो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो बहुत सारी है। तो ट्रांसवर्स वेव हमने ऊपर तो बहुत सिंपल, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिंपली जो है वो ग्राफ ऐसा ऐसा बना के दिखा दिए थे, लेकिन अगर हम इसको 3D स्पेस में व्यू करें तो 3D स्पेस में सिर्फ अप एंड डाउन नहीं होता परपेंडिकुलर, बल्कि जैसे मैंने आपको दिखाया ये पूरा का पूरा पे परपेंडिकुलर आपकी गोली है, राइट? सो देयरफॉर देयर इज मल्टीपल डायरेक्शंस इन व्हिच द वेव इज स्टिल परपेंडिकुलर, इट्स स्टिल ट्रांसवर्स, है ना? सो जब हमारे पास ऐसी कोई कहानी हो, क्या हो? जब हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर तो हो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन, लेकिन इन रैंडम डायरेक्शंस हो, रैंडम वेरियस डायरेक्शंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम जो है वो ये कोशिश करते हैं, हम जो है वो ये कोशिश करते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, हम इसको कन्फाइन कर दें एक डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पोलराइज लाइट की बात करूं तो मे बी आई कैन कन्फाइन इट टू द वर्टिकल डायरेक्शन, मे बी आई कैन कन्फाइन इट टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मे बी आई कैन कन्फाइन इट टू द slant direction. So this is the notation for your polarized light. ठीक है? अच्छा, सो जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। हम अनपोलराइज लाइट इसको कहते हैं जब हमारे पास बहुत सारे रैंडम डायरेक्शंस में हमारी लाइट वाइब्रेट कर रही हो, यानी बेसिकली हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो। अच्छा, बात ये समझने की है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को अप्लाई करता है, ठीक है? क्योंकि लॉन्गिट्यूडल में, अब गोली अगर मेरी इस डायरेक्शन में आ रही है तो हमने क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूडल में पार्टिकल्स वाइब्रेट इसी डायरेक्शन में कर। अब इसमें और कोई सेकंड चॉइस नहीं है कि पार्टिकल्स पैरेलल करते हुए भी वाइब्रेशन कोई और तरीके से भी वाइब्रेट कर सके जो स्टिल पैरेलल हो। पैरेलल बस यही डायरेक्शन है, दैट्स इट, और कोई नहीं। तो लॉन्गिट्यूडल को पोलराइजेशन अप्लाई नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट है। जब भी आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने बार बार परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, व्हाई? टू टेल यू दैट दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। और एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों को पता हो कि भैया ट्रांसवर्स वेव है, तो ही वुड बी एक्सपेक्टिंग दैट यू राइट दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? अच्छा, बाकी हमने ये बात कर ली कि जो है वो हम अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे दिखाते हैं। जब वो रैंडम वेरी डायरेक्शन में वाइब्रेट करिए तो अनपोलराइज्ड लाइट की नोटेशन ये होती है, और पोलराइज्ड लाइट की नोटेशन जो है वो हमारे पास ये होती है कि जब हम उसको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर दे। जैसे देखो, मैंने अभी अनपोलराइज्ड लाइट में से वर्टिकल वाला चूज कर लिया, मैंने इसमें से स्लांट चूज कर लिया, मैंने इसमें से हॉरिजॉन्टल चूज कर लिया, ठीक है? तो ये जो है वो मेरी क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई लाइट। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग इट टू वन डायरेक्शन इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये था कि भाई मैं लाइट को पोलराइज कैसे करूं? तो लाइट को पोलराइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक पोलरॉइड फिल्टर। पोलराइड फिल्टर में क्या होती है? स्लिट्स बनी हुई होती हैं, और उस स्लिट्स को हम दिखाने के लिए ऑन पेपर हम एक ट्रांसमिशन एक्सिस इस्तेमाल करते हैं। ये दिखा रहा है कि यार आपकी जो स्लिट्स है ना, वो स्लिट्स अभी फिलहाल सारी की सारी वर्टिकली अलाइंड है, लाइक दिस। सो नाउ हाउ इज द लाइट गोइंग टू गेट पोलराइज्ड? ये बात याद रखना कि रिजल्टेंट जो लाइट होती है उसकी पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसमिशन एक्सिस जितनी जैसी होगी। तो मैं अगर इस पोलराइड फिल्टर पे अनपोलराइज्ड लाइट भेज रहा हूं, और ये एक पोलराइड फिल्टर पे इंसिडेंट हो रही है जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो मेरे पास वर्टिकल आएगी, ठीक है? रिजल्टेंट मेरी जो पोलराइज्ड लाइट होगी वो वर्टिकल होगी, बिकॉज माई ट्रांसमिशन एक्सिस इज वर्टिकल। सही है? तो ये आपने बात समझ ली। अब फर्दर जो है वो यहाँ पे दो तीन बातें लिखी हैं, वो भी समझ लो। दोज ऑसिलेशंस दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द स्लिट कंप्लीटली पास थ्रू, यानी ये ऑसिलेशंस देखो, ये वाली, दिस वन, these are going to completely pass through,
बिकॉज इनकी डायरेक्शन और ट्रांसमिशन एक्सिस की डायरेक्शन सेम है, सो ये कंप्लीटली पास थ्रू कर देंगे। तो आप ये देख रहे होगे कि मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू जब जीरो होता है तो आई जो है वो आई नॉट के बराबर। थीटा का क्या मतलब है वो मैं नीचे जाके समझाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ पैरेलल और परपेंडिकुलर हिसाब से समझ लिया। फिर वो ऑसिलेशन जो परपेंडिकुलर, देखो ये वाली जो ऑसिलेशन है ये तुम्हारी ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, कंप्लीटली तौर पे खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाली कहानी आ गई। ठीक है, तो बस आपने अनपोलराइज्ड लाइट के हवाले से अगर मैं उसकी पोलराइजेशन की बात करूं तो आपने सिर्फ ये समझना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनपोलराइज्ड लाइट देन जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद रिगार्ड्स टू द अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, हमारे कोर्स में जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चंस हैं वो तब बनते हैं जब हमारी इंसिडेंट लाइट ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंसिडेंट लाइट पहले से ही प्लेन पोलराइज कर लूं और वो इंसिडेंट हो किसी एंगल पे। अब देखो एंगल कैसे निकलता है, देखो मैं अपनी ये लाइट उठाऊंगा और मैं इसको इंसिडेंट कर दूंगा इस ट्रांसमिशन एक्सिस के, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल ये थीटा कहलाता है। राइट, अब भी तो हम लोग देख सकते हो कि ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, तो फिर जब ये पैरेलल नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या अप्लाई होगा, तो वी विल अप्लाई मेलिस's लॉ। मेलिस's लॉ क्या कहता है, अभी सबसे पहले देखो मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस टेढ़ी है तो इसका मतलब मेरी पोलराइज्ड लाइट भी जो अब निकलेगी वो भी टेढ़ी निकलेगी। सही है, वो भी टेढ़ी निकलेगी, ये मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई। Melis's law says that the resultant intensity will be equal to the incident intensity multiplied by cos square theta। एक तो मैं पता नहीं cos square लिख देता हूं, cos square theta। जो भी ये एंगल है इसका cos square theta लो और इसको I नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें तुम्हारी इंसिडेंट इंटेंसिटी, तुम्हें तुम्हारी फाइनल इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई द cos square theta with the I नॉट एंड यू विल गेट योर फाइनल इंटेंसिटी। हाँ, ये बात याद रहे कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिस's लॉ सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे चलता है। ठीक है, हमारे कोर्स में अनपोलराइज्ड लाइट्स के साथ क्या होता है जब हम उसको पोलराइज्ड फिल्टर में से गुजारते हैं, वो नहीं है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में अगर कैलकुलेशन आएगी तो ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, हम उसको जो है वो किसी पोलराइज्ड फिल्टर में से गुजारना। बाकी फर्दर मैंने आपको ये बता दिया कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इन सबका क्या मतलब है। सो आई इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आई नॉट इज द इनिशियल इंटेंसिटी, theta is the angle between transmission axis polarized light like I have shown you over here, and cos square theta, बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं cos square theta से। cos square theta कुछ भी नहीं होता, cos square theta का मतलब सिंपली होता है आप cos theta लो, ये तो लेना आता है आपको, और आप अपनी उस आंसर को स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ये कोई मुश्किल चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने मेलिस's लॉ आपका और आपकी पोलराइजेशन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है बेसिकली। ठीक है, ये सारी हमने बातें कर ली। अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो है वो बस फिर हम अपना ये इसको खत्म करते हैं इस रिवीजन वीडियो को। सो क्या लिखा हुआ है, वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइज्ड फिल्टर गिवन दैट इनिशियली द ट्रांसमिशन एक्सिस इन द पोलराइज्ड फिल्टर इज आल्सो वर्टिकल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई अगेंस्ट थीटा एज द पोलराइज्ड फिल्टर इज रोटेटेड। क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है देखो कि तुम्हारे पास एक वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तुम इसको मार रहे हो, किस पे मार रहे हो, एक ट्रांसमिशन एक्सिस पे जो कि ऑलरेडी वर्टिकल है। सो बोल रहे हैं कि अब अगर मैं इसको रोटेट करूं, यानी अगर मैं अपने इस पोलराइड फिल्टर को यहां से पकड़ के घुमाना शुरू कर दूं और जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा तो ये बोल रहे हैं इसकी वेरिएशन जरा बना के दिखाओ कि वेरिएशन क्या होगी हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। राइट, सो देखो सबसे पहले तो क्या है, ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना। आप इसको फॉर्मूला में भी डाल के देख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट cos जीरो डालो और cos जीरो का होल स्क्वायर ले लोगे, cos जीरो इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट इज आई नॉट विल इक्वल टू आई। सो जब मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि भाई जब मेरी इंटेंसिटी और मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी मुझे आई नॉट मिलेगी। लेकिन जैसे ही मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस घूम के क्या हो गई, मेरी ट्रांसमिशन एक्सिस घूम के 90 डिग्री हो गई, ये हो गई, इतना मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री बन गई है, तो क्या होगा, अब जाहिर बात देखो परपेंडिकुलर हो गए दोनों, जब दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। यू कैन पुट इन द फॉर्मूला एज वेल, cos 90 का होल स्क्वायर इज जीरो, सो यू विल गेट जीरो। देन अब देखो अगर मैं इसको फर्दर रोटेट करते जाऊं, 90 से आगे ले जाऊं, वुप्स 90 से आगे ले जाऊं, इसको ले जाऊं 180 में, 180 में देखो क्या हुआ, दोबारा से दोनों पैरेलल हो गए, दोनों वर्टिकल हो गए, है ना। तो वंस अगेन आई विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन 270 पे लेके जाऊंगा
तो दोबारा से परपेंडिकुलर हो गए, तो देन 360 पे लेके आऊंगा, देन दोबारा से पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने शुरू में मैक्सिमम से स्टार्ट किया था तो हर 90 के बाद मेरा ये फ्लिप होता रहेगा। सो इफ दिस वाज मैक्सिमम, यानी 0 डिग्री के एंगल पे मेरा मैक्सिमम था, तो नेक्स्ट 90 पे 0, फिर नेक्स्ट 90 पे दोबारा से मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट 90 पे दोबारा से 0, फिर नेक्स्ट 90 पे दोबारा से मैक्स, इस तरह। अच्छा, पेपर में एक सवाल आया था ग्राफ बनाने को, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था बच्चों को कि भाई हमने पहले से इसको 90 डिग्री पे रखा हुआ, तो बच्चों ने ये पढ़ा नहीं और बच्चों ने ऐसी ग्राफ बना दिया। तो सवाल पढ़ना है जरूर कि भाई शुरू में इंटेंसिटी 0 होनी है या मैक्सिमम होनी है, क्या होनी है, उसके हिसाब से बनेगा ग्राफ। तो आपने क्या कर दिया, आपने जो है वो ये इस तरीके से ग्राफ बना दिया, ये वेव लाइक ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेव लाइक, सही है। तो ड्रॉ इट वेव लाइक लाइक दिस, सही है। थोड़ा सा जो है वो गंदी ड्राइंग बनी है, लेकिन आई होप कि इतनी कोई इशू की बात इसमें ना हो, एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये आपका ग्राफ बन गया यहाँ पे, और मैंने यही बातें जो ग्राफ बनाने में मुझे हेल्प आई है मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। अच्छा, इस ग्राफ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देखो 90 डिग्री पे इधर जो ग्राफ बन रहा है और इधर जो ग्राफ बन रहा है वो सेम है। So 90 is a symmetric line and we're going to use this concept to solve one of the things below. अभी नीचे एक सवाल करते हैं तो उसमें भी देखेंगे क्या लिखा हुआ है। The filter is now positioned with its transmission axis at an angle of theta to the vertical as shown in figure 5.2. Okay, so ये vertical है, कोई vertical है, ये polarized light की vertical नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं वर्टिकल के साथ हमने ट्रांसमिशन एक्सिस को थीटा का एंगल दिया है। पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई है वर्टिकल, सो दैट मींस फिर हम थीटा ही ले लेंगे एज द एंगल, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं देखना कि एग्जामिनर बोला है वर्टिकल, नहीं, लाइट के साथ क्या एंगल बन रहा है वो लेना होता है, ठीक है जी। क्या पता लाइट अगर ऐसी होती तो फिर आपको ये वाला बड़ा एंगल लेना पड़ता, सही है। तो उसके हिसाब से करना होगा, ये थीटा टू द वर्टिकल से नहीं होता कभी भी। द रेशियो ऑफ intensity of transmitted light over intensity of incident light is equal to 0.75. Calculate the angle theta. Very easy to see. देखो, transmitted light equals to incident light into cos square theta, right? So अगर मैं I नॉट को इधर लाके डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये cos square theta बन जाएगा, है ना। आई टी ओवर आई नॉट की वैल्यू क्या दी हुई मुझे, 0.75 दी है, तो मैं इसकी जगह 0.75 डाल दूंगा। cos square theta, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या था, कॉस का होल स्क्वायर था ना, तो इसको अंडर रूट करूंगा ताकि इसमें से स्क्वायर हटे, तो इसको भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ 0.75 विल इक्वल टू कॉस थीटा। एंड देन ऑल यू ऑल नो हाउ टू डू दिस। अगर आपको एंगल थीटा चाहिए तो आप क्या ले लोगे, आप कॉस इनवर्स ले लोगे अपना रूट ऑफ 0.75 का। सो यू टेक द कॉस इनवर्स of root of 0.75 and the answer that you're going to get is going to be, एक सेकेंड, 30 degrees, ठीक है। There's also C, shift cos inverse root of 0.75, 30 डिग्रीज मेरा आंसर आ गया। फिर ये भी बड़ा कॉमन पार्ट है, आपको इंटेंसिटी का रेशियो या तो कैलकुलेट करके दे देंगे या तो आपसे कैलकुलेट करवाएंगे और आपसे पूछेंगे एम्पलीट्यूड का रेशियोज निकाल दो। ये कैसे निकलेगा, आपने मेरे साथ ये वाला रिलेशनशिप ऑलरेडी पढ़ लिया, I1 ओवर A1 स्क्वायर्ड विल इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर्ड, सही है। सो देयरफॉर अगर मैं आपसे पूछूं यार बेटा एक काम करते हैं, हम इसको IT और इंसिडेंट के तौर पे लिख लेते हैं, तो इंसिडेंट इंटेंसिटी ओवर इंसिडेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल इक्वल टू ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डिवाइड बाय ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रिराइट करूं, ट्रांसमिटेड को ओवर इंसिडेंट पे लेके जाऊं तो ट्रांसमिटेड ऊपर लाएगा AT स्क्वायर और इंसिडेंट नीचे का नीचे रहेगा A स्क्वायर, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे हो जाएगा IT ओवर I, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर गया और ये मैं नीचे ले आया डिवाइड करने में, तो ये आ गया। बाकी आपको IT ओवर I है तो पता ही है ना, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द IT ओवर I, दैट इज 0.75। तो आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि AT स्क्वायर ओवर A स्क्वायर विल इक्वल टू 0.75, और क्योंकि मुझे स्क्वायर भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसमें चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड्स का। सो देयरफॉर मेरा आंसर क्या होगा, 0.75 का स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 इज एक्चुअली 0.87, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। ये ऐसे इजी पीजी आते हैं अगर सवाल आ जाए एनालिसिस लॉ। अच्छा, समटाइम्स यू आल्सो गेट अ लिटिल बिट हार्ड पार्ट्स, और ये हार्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए बस आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी। देखो, द फिल्टर इज नाउ रोटेटेड सो दैट द एंगल थीटा टू द वर्टिकल इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि हम फिल्टर को इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये जो एंगल थीटा है ये इंक्रीज करे, सही है। एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल विल वी गेट IT over I not equal to 0.75 again. So they're saying कि कौन सी एंगल टू द वर्टिकल कब होगा ये कि मेरे पास ये रेशियो दोबारा से आना शुरू हो जाए।
सो हाउ विल यू डू दिस? देखो, यू विल लुक एट द लाइन ऑफ सिमेट्री. सो व्हाट इफ आई ड्रॉ द ग्राफ अगेन ओवर हियर? अगर मैं ग्राफ यहाँ पे दोबारा से बना दूं, मैंने आपको अभी दिखाया था कि भाई देखो 90 डिग्री पे हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसके अराउंड हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से क्या कर रहा है, यूं जा रहा है. आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि अभी वाला जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है जी, जिस पे आपको जो है वो पर्टिकुलर अपनी आईटी मिल गई है. मैं आपसे बोलूं यार मुझे नेक्स्ट वैल्यू बता दो आईटी कहां मिलेगी, तो आप इधर जाओगे और आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल होगा ये होगा, ये वाला होगा. ये कैसे निकलेगा? देखो 90 से 30 का डिफरेंस क्या है, 60 है. तो सिमिलरली मुझे अगर 90 से आगे जाके देखना है कौन सा एंगल होगा, तो मैं 90 के अंदर 60 प्लस कर दूंगा. 90 के अंदर जब मैं 60 प्लस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 प्लस 60 इज 150 if I am not wrong. Yes. So that means that at an angle of 150 degrees, I will get the same intensity as what they have said over here. So I can write this down. K theta will equal to 150 degree from the vertical. यानी अगर मैं वर्टिकल से देखूं तो जैसे अभी हमारा एंगल 30 डिग्री था ना, तो अगर मैं इस एंगल को क्या कर दूं, इंक्रीज करके 150 डिग्री कर दूं, तो मेरे पास दोबारा से वही आंसर आने लगेगा जो पहले था. एंड दिस इज डन वाया द लाइन ऑफ सिमेट्री. देन फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये पार्ट वन था कि एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल विल वी गेट दिस. अब आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा. रोटेट कितना करना पड़ेगा? देखो हमारे पास जो हमारा ट्रांसमिशन एक्सिस थी वो पहले से ही वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे थी, है ना. ये मेरा स्टार्टिंग एंगल था, राइट. तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि यार इस 30 डिग्री के आगे हम कितना रोटेट करें. तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया कि यार देखो वर्टिकल के साथ जो अब नया एंगल चाहिए होगा ताकि आपके पास वही आ जाए, तो वो आपको क्या करना होगा, वो आपको 150 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा. लेकिन आपसे अब सवाल क्या हो रहा है? आपसे सवाल ये हो रहा है कि भाई देखो, क्या देखो, ये देखो कि भाई देखो पहले से मैं 30 डिग्री में मौजूद था. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा वर्टिकल से एंगल क्या चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं 30 डिग्री के आगे और कितना घुमाऊं कि मेरा जो है वो क्या हो, मैं दोबारा से वही उसी पॉइंट पे आ जाऊं, यानी मैं 150 डिग्री के एंगल पे पहुंच जाऊं. सो 30 के आगे कितना घुमाएंगे? 150 माइनस 30, तो मुझे जो है वो 120 डिग्रीज घुमाना पड़ेगा अपने पोलराइड फिल्टर को टू गेट दी सेम इंटेंसिटी एज आई हैड बिफोर. ठीक है, तो ये दो सवाल अलग होते हैं. एक सवाल है कि आपसे पूछ रहा है वर्टिकल के साथ क्या एंगल होना चाहिए, और दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि यार मुझे इसको कितना घुमाना चाहिए. तो घुमाना कितना है और वर्टिकल से एंगल कितना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ क्या कर ली है, यहाँ पे डिस्कस कर ली है. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दी होल वेव्स वाली रिविजन. ये दोनों जो है वो तकरीबन एक एक घंटे की बनी है, तो लॉन्ग चैप्टर, बट इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो क्या हो गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी. ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू ऑल लेटर. अल्लाह हाफिज.